जनरली मैं कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज। प्रेसिडेंट ट्रंप 2016 में जब आए और उसके बाद चाइना गए, फिर 4 साल प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं गए, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप गए। तो क्या चल रहा है यूएस के माइंड में, डीप स्टेट के माइंड में, क्या चल रहा है इंडिया को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बार बार वो जिस तरह बुला रहे हैं, बार बार उसको अपनी तरफ से लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चलता है माइंड में जब वो बार बार कहते हैं मैंने मीडिएशन करवा दी, या क्या चल रहा है वर्ल्ड के इकोनॉमी को लेके? क्या डी डॉलराइजेशन हो रहा है या डॉलर और तकड़ा होने जा रहा है और सारे अटेम्प्ट्स को तोड़ते हुए ग्लोबल करेंसी रहने वाला है? क्या होने वाला है ईरान पे, क्या होने वाला है वेनेजुएला पे, क्या होने वाला है इंडिया के रीजन में, नेपाल पे, बांग्लादेश पे? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट टॉपिक्स को डेप्थ में जाने से पहले आज वी हैव द गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग अ रेनेसांस मैन विद अस। अभिजीत चावड़ा जी को आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका एक स्पेशलिटी है कि वो डीपली मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे याद है जब शुरू शुरू में मेरे चैनल पे आए थे बहुत साल पहले, तो वी वर डिस्कसिंग एम्पायर्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री बिहाइंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, द ग्रेट किंगडम्स ऑफ इंडिया, हाउ ओल्ड इज द इंडियन सिविलाइजेशन, हाउ ओल्ड इज रामायण। वो जो पूरी हिस्ट्री थी हमने डिस्कस की थी। जियोपॉलिटिक्स पे आप उनको सुनते हैं, साइंस पे, फ्रॉम डार्क होल्स टू डार्क कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी एकदम स्ट्रॉन्ग पकड़ है। सो वी आर वेरी लकी, वी आर हैविंग अ रेनेसांस मैन टुडे। एंड मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं शुरू कर रहा, बिकॉज उनकी जो स्पेशलिटी है ऑफ हाउ ही जॉइंस वेरियस सब्जेक्ट्स, आई एम गोइंग टू हैंड इट ब्रॉडली ओवर टू हिम। जस्ट स्टार्ट विद वेलकमिंग हिम। थैंक यू अभिजीत फॉर टेकिंग आउट टाइम and joining. Thank you so much. Thank you so much, Ishkaran ji, for having me again on the channel. It's always a pleasure speaking with you. थैंक यू। मैं अगर शुरू करूं तो ये अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएस से जाते हैं चाइना में, अपनी पहली प्रेसिडेंसी में भी जाते हैं, अब भी जाते हैं। वैसे वो कहते हैं चाइना मेरा ग्रेटेस्ट थ्रेट है। 16 के बाद जब वो 20 में निकले तो कहा जाता है 24 आने से पहले उन्होंने सिस्टम को समझा दिया था, आई विल ऑपरेट एज यू वांट। तो क्या है यूएस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विज़ चाइना? क्यों दोनों टर्म्स में वो गए और क्यों प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं गए? जी बिल्कुल। यूएस और चाइना आज विश्व में सबसे बड़े दो राइवल्स हैं। चाइना का इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है विच इज क्लोजेस्ट टू द यूएस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ साइज। रूस और दूसरे नेशन से उनका इकोनॉमी इतना पावरफुल नहीं है कंपेयर टू चाइना। सो चाइना और यूएस इकोनॉमिक राइवल्स है, जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक राइवल्स है। अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग स्फीयर्स में उनकी राइवलरी एक्टिवली चल रही है। एआई के रेस में सिर्फ यूएस और चाइना है अभी, और कोई नहीं है। स्पेस रेस में भी देखिए, अगर आप मून पे जाने की बात करते हैं, तो यूएस और चाइना इसमें नेक टू नेक एसेंशियली लड़ रहे हैं। यूएस 2026 के 2027 28 के आसपास मून के ऊपर वापस जाने वाला है। चाइना 2030 तक जाना चाहता है। तो बहुत सारे स्फीयर्स और डोमेन्स में बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन है इन दोनों राष्ट्रों का। अभी अगर हम इतिहास देखेंगे तो चाइना का जो ग्रोथ हुआ है, चाइना का जो राइज हुआ है, उसको यूएस ने एसेंशियली प्रोत्साहन दिया है। यूएस ने उसको एड एंड अबेट किया है फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स। तो चाइना का जो भी ग्रोथ हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग यूएस ने ऑफशोर किया टू चाइना, एंड दैट्स हाउ द चाइनीज ग्रो। फिर क्या हुआ कि अबाउट 2018 के आसपास यूएस ने अपना जो अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना वो बदलना शुरू किया। ट्रंप जब जो उस समय 45th प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट चाइना पे बंद किया। और 2020 और 2024 के बीच में जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तो उस समय भी बाइडेन ने, इवन दो बाइडेन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बिल्कुल विरुद्ध है रिपब्लिकन्स के, फिर भी उन्होंने ट्रंप के जो पॉलिसीज है उनको कंटिन्यू किया और उनको ऑगमेंट किया और बड़ा किया। राइट। सो अभी सिचुएशन ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, हर प्रकार का वॉर चल रहा है, नॉन काइनेटिक वॉर। और यूएस चाहता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में कर रहा है वो चाइना से बाहर निकले। चाइना प्लस वन पॉलिसी है इंटरिम में, और इवेंचुअली सब कुछ चाइना के बाहर आ जाए। और चाइना भी चाहता है कि अब हम यूएस के लिए हम काम नहीं करेंगे, वी विल डू एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। चाइना के पास बहुत सारा लेवरेजेस है जो यूएस के ऊपर लागू होता है। फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइना
इट प्रोड्यूसेस अबाउट 95% लगभग पूरे वर्ल्ड के रेयर अर्थ मिनरल्स, और ये बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है जिसके बिना आपके सेल फोन नहीं चलेंगे, आपके लैपटॉप्स नहीं चलेंगे, और यूएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ लेवरेज द चाइनीज हैव ऑन द यूएस, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेवरेजेस है। तो इस समय यूएस और चाइना अब मित्र नहीं है, अब ये शत्रु है। यूएस चाहता है कि चाइना को के ऊपर जितना प्रेशर डाल सके उतना डाले, और इस कारण यूएस ने अलग अलग चीजें की है इस साल में। फॉर एग्जांपल जनवरी के पहले ही सप्ताह में यूएस ने वेनेजुएला में रेजिम चेंज कर लिया, राइट। अब ये वेनेजुएला तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, चाइना तो यहाँ भारत के भी ईस्ट में है, तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, राइट, दैट्स द क्वेश्चन। तो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो भारत का भी प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उनको दूसरे देशों से ऑयल और दूसरे प्रकार के एनर्जी का इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना बहुत सारा एनर्जी अलग अलग, बहुत सारा ऑयल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, अफ्रीका में भी कुछ देश है, इंडोनेशिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, और वेनेजुएला। तो यूएस चाहता है कि दुनिया में जितने भी एनर्जी के बड़े बड़े सोर्सेज है उन पे वो कंट्रोल कर दे। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वेनेजुएला ऐसा एक राष्ट्र था जो यूएस के कंट्रोल में नहीं था, और वो अपना अलग से पॉलिसी कर रहा था, एंड इट वाज एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ ऑयल टू चाइना। तो चाइना का जो टोटल इंपोर्ट होता है ऑयल, उसका लगभग 3 से 5% वेनेजुएला से आ रहा था। तो अब यूएस ने वेनेजुएला पे कंट्रोल कर लिया है, सो दैट इज कट ऑफ। अब यूएस चाहता था कि ईरान पर वो आक्रमण करेगा और ईरान को बहुत ही जल्दी वो डिफीट कर देगा, हरा देगा, और फिर ईरान का जो मैसिव ऑयल रिसोर्सेज रिजर्व्स है उन पे वो कंट्रोल कर लेगा यूएस, ताकि वो भी अब चाइना को नहीं जाए। सो एसेंशियली यूएस चाहता है कि दुनिया में जितने भी एनर्जी के सोर्सेज है उन सब पे वो कंट्रोल करे, ताकि चाइना के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर वो डाल सके ऑन डिमांड, और ये प्रेशर भारत पे भी इक्वली लागू होता है। लेकिन हुआ क्या कि ईरान ने यूएस और इजराइल को पराजय दी। ओके, ईरान सफर्ड, यू कैन से, टैक्टिकल डिफीट, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा डैमेज हुआ, लेकिन दे हैव इन्फ्लिक्टेड अ स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन द यूएस एंड इजराइल बाय नॉट बीइंग डिफीटेड ओवरऑल। अभी भी उनका रहीम चल रहा है, अभी भी दे कंट्रोल ऑल देयर ऑयल रिसोर्सेज, अभी भी दे कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू सम एक्सटेंट एट लीस्ट, राइट, दे कैन क्लोज इट इफ दे वांट। और उन्होंने इजराइल पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन किया है एंड सो ऑन। जो पूरे रीजन में यूएस के जो ऑयल, जो यूएस के मिलिट्री बेसिस थे इस गल्फ रीजन में, उन सबको नष्ट किया, सारे रेडार्स को नष्ट किया। ईरान हैज डन ट्रेमेंडस जॉब ऑफ सर्वाइविंग एंड इन्फ्लिक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफीट। तो यूएस, दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द यूएस। जो ऑयल है ईरान का, उस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब यूएस क्या कर रहा है, इट इज ब्लॉकेडिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस तेल को, तो इस तेल को हम बाहर जाने नहीं देंगे। तो अभी उनका ये अप्रोच है। तो एसेंशियली ये बैकग्राउंड है हमारा, दिस इज द बैकग्राउंड इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रंप चाइना क्यों गए। ओके, अभी ट्रंप हाल ही में वापस आए हैं चाइना से, और ट्रंप चाइना गए तो उनके साथ बहुत बड़े बड़े टॉप सीईओज को लेकर गए, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर गए, जेनसन हुआंग एनवीडिया के, इलॉन मस्क स्पेस एक्स, टेस्ला एटसेट्रा के, और बहुत सारे अलग अलग लोग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो भी टॉप पीपल को लेके गए। आउटकम क्या हुआ? नथिंग। ओके, ऑप्टिक्स हुए, सिंबलिज्म हुआ, बातचीत हुई, लेकिन देयर इज जीरो कॉन्क्रीट आउटकम ऑफ ट्रम्प्स विजिट टू चाइना। कोई नए एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इन जियोपॉलिटिकल मैटर्स, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ ऑन ताइवान। इलॉन मस्क, जेनसन हुआंग, वो सब वहां गए, उनको कुछ मिला नहीं, दे गॉट नो डील्स फ्रॉम चाइना। सो एसेंशियली ये विजिट, इट वाज अबाउट मैनेजिंग द राइवलरी टू द बेस्ट वे पॉसिबल। हम दोनों एक दूसरे के शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी को हम मैनेज करना चाहते हैं। सो वी शुड मीट वंस इन अ वाइल, बात कर ले, ताकि हम वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि एक दूसरे का पोजीशन क्या है, एंड देयर शुड बी नो सरप्राइजेस एज सच। तो अगर आप 20वीं शताब्दी को देखेंगे तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में बहुत सारे ऐसे समिट्स हुए थे। मुझे याद है 1985 में जिनीवा में हुआ था समिट बिटवीन प्रेसिडेंट रेगन एंड प्रेसिडेंट गोर्बाचेव। तो ये भी इट वाज अबाउट मैनेजिंग द राइवलरी। तो ट्रम्प चाइना गए हैं, वापस आ गए, देयर हैज बीन नो सब्सटेंशियल आउटकम, लेकिन द राइवलरी कंटिन्यूज, प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ है। इट वाज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स, इट वाज ऑल अबाउट सिंबलिज्म। और चाइना ने एसेंशियली एस्टैब्लिश किया है कि दे आर काइंड ऑफ इक्वल्स टू द यूएस इन सम सेंस, एटलीस्ट इकोनॉमिक सेंस में चाइना इज इक्वल टू द यूएस, और मिलिट्री सेंस में तो प्रॉब्ली नहीं होगा, क्योंकि यूएस का बहुत
जोरदार पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज है, बट चाइना इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड जो यूएस के साथ फेस टू फेस खड़ा हो सकता है एंड दे कैन डील विद द यूएस। और चाइना के पास एडवांटेज ये है कि डिस्पाइट उनका ये पोजीशन है कि दे हैव टू इंपोर्ट लॉट ऑफ एनर्जी, फिर भी उन्होंने बहुत मैसिव स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना के रखे हैं अपने देश में, ताकि लंबे लंबे समय तक वो अपने ही रिसोर्स पे दे कैन डिपेंड इफ रिक्वायर्ड। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। And, जी, तो मैं yeah. तो चाइना के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में आना चाहूंगा। एक ये सिचुएशन है कि यूएस ने, जब आपने बोला वेनेजुएला कैप्चर कर लिया, वो चाइना का एक फ्यूल सप्लाई लाइन तोड़ा। ईरान के अंदर जो सिचुएशन है, चाइना का कुछ हद तक फ्यूल सप्लाई लाइन स्क्वीज आउट हुआ है, उतना नहीं रह पाएगा ऑब्वियसली, ड्यूरिंग द वॉर जितना था, पर चाइना ने कुछ ओवरटली रिएक्ट नहीं किया है और वो प्रोजेक्ट करना चाहता है। चाइना में फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रोजेक्ट करना चाहता है अपने आप को एज एटलीस्ट द नंबर 2 पावर इन द वर्ल्ड। तो डू यू फील चाइना भी प्रेशर में है कि इट इज लूजिंग आउट इन द पब्लिक परसेप्शन, कि वो पुश कम्स टू शव लड़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, लास्ट उसने कोई वॉर लड़ी नहीं है? एंड क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ऑल्सो हैज टू री इमेजिन कि भैया अपनी पावर कैसे प्रोजेक्ट करे वो? ये क्वेश्चन तो भारत के ऊपर भी लागू होता है एक्चुअली। राइट, ऑफ कोर्स लागू होता है। देखिए, भारत भी आएंगे, इट इज ट्रू। हाँ, भारत पे आएंगे ऑफ कोर्स। तो इट इज ट्रू, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि चाइना ने 1979 के बाद कोई भी प्रॉपर युद्ध नहीं लड़ा है। सो उनका जो आर्म फोर्सेस है बहुत बड़ा है होगा शायद, लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं है। देयर इज नो बैटल टेस्टिंग सिंस 1979। जो भी उस समय लड़े थे वो अभी तो वृद्ध हो गए होंगे, उनकी बहुत आयु हो गई होगी। सो दे हैव नो एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग अ वॉर। उनके पास टेक्नोलॉजी है, वेपन से वो सब भी टेस्ट नहीं हुए हैं। जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का, उसमें वो फेल हो गए उनके वेपन्स। तो ऑब्वियसली देयर आर बिग क्वेश्चन मार्क्स ओवर चाइना। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि एज फार एज पॉसिबल कोई युद्ध में वो इन्वॉल्व हो जाए, राइट? अभी उन्होंने जो भी अभी ईरान के साथ यूएस का युद्ध हुआ, तो चाइना ने उससे बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। तो चाइना विल वांट टू अप्लाई दोज लेसन्स इन फ्यूचर वॉर्स इफ नीडेड। लेकिन वो अननेसेसरीली वॉर करना नहीं चाहता विद एनीबॉडी। वो चाहता है कि वी शुड विन विदाउट फाइटिंग। ब्रूस ली का एक है ना, एंटर द ड्रैगन में, द बेस्ट वे टू फाइट इज टू फाइट विदाउट फाइटिंग। तो चाइना का ये अप्रोच है कि वो ऐसा करना चाहता है। बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट बैटल टेस्टेड। और बहुत ही उनका जो इमेज जो है वो ये है कि चाइना इज वेरी रिस्क अवर्स। वो डरता है, राइट? वो किसी भी कन्फ्रंटेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहता है। अभी ईरान वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, लेकिन चाइना ने कोई एक्चुअल डायरेक्ट मदद नहीं की ईरान की। इवन दो ईरान और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है 25 साल का, राइट? फिर भी उन्होंने कोई डायरेक्ट एड नहीं दिया ईरान को। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी दी ईरान को इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। उन्होंने शायद बाइडू जो स्पेस कॉन्स्टलेशन है, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, विच इज द चाइनीज वर्जन ऑफ जीपीएस, वो भी ईरान को दिया। सो ईरान को कुछ न कुछ उन्होंने हेल्प दिया है, बट नो डायरेक्ट एड। लेकिन इट इज ट्रू दैट रशिया आल्सो हैज नॉट गिवन एनी डायरेक्ट एड टू ईरान, राइट? सो देखिए, युद्ध जब होता है ना, अगर आपके ऊपर युद्ध आता है, यू आर ऑन योर ओन। आपके जो भी मित्र होंगे, एलाइज होंगे, वो दूर से आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे इफ इट इज इन देयर इंटरेस्ट, लेकिन आपके लिए कोई आकर लड़ेगा नहीं। सो दिस इज अ लेसन टू लर्न फ्रॉम द ईरान वॉर। अगर भारत का कल लेट्स से हाइपोथेटिकली किसी से युद्ध होता है, तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है। वी हैव टू फाइट ऑन आवर ओन। तो चाइना भी ऐसा ही यही है। तो चाइना का सबसे बड़ा क्या है कि इट इज एनसर्कल्ड इन व्हाट सेंस? उनके आजू बाजू 3 आइलैंड चेन्स है एसेंशियली। पहला आइलैंड चेन है जापान, ताइवान, जापान और ताइवान और फिलीपींस, और दूसरा आइलैंड है गुआम एटसेट्रा। एसेंशियली 3 आइलैंड चेन्स है व्हिच काइंड ऑफ hem the Chinese Navy in. तो चाइना चाहता है कि it should retake Taiwan sooner or rather than later, right? और शायद ऐसा कहा जाता है कि श्री शी जिनपिंग ने एक 2027 का डेडलाइन दिया है उनके आर्म्ड फोर्सेस को, that by 2027 you have to be completely ready to take Taiwan. लेकिन प्रॉब्लम ये है चाइना के लिए कि साउथ कोरिया में यूएस के more than 100 मिलिट्री बेसेस है, ओके? और जापान में more than 130 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस है। सो चाइना इज एसेंशियली एनसर्कल्ड, और इसलिए वो नहीं चाहता कि as far as necessary we should not get into a war over Taiwan, at least not until we are completely ready. क्योंकि अगर ताइवान के साथ हमारा युद्ध होता है, ताइवान के ऊपर युद्ध होता है,
तो जापान और साउथ कोरिया को यूएस इमीडिएटली एक्टिवेट कर देगा, और ऐसा होगा तो चाइना विल एक्टिवेट नॉर्थ कोरिया, मतलब पूरा रीजन विल बी अंडर वॉर। और चाइना के पास जितने भी इंडस्ट्रियल बेसेस है वो सब ईस्टर्न चाइना में, विच इज नियर टू ताइवान, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, एंड these industrial cities can take a tremendous amount of damage। और चाइना नहीं चाहता कि ये हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है 40-50 साल, पिछले 50 साल में ये सब बनाने के लिए। they don't want to risk it। तो चाइना, वन कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतने रिस्क अवर्स है। तो वो चाहते हैं जो भी उनको चाहिए वो बिना फाइटिंग किए मिल जाए। तो ओवरऑल चाइना का ये अप्रोच है। बट ताइवान, डू यू थिंक, टू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, डू यू थिंक ताइवान इज गोइंग टू बिकम द फ्लैश पॉइंट? क्योंकि इस विजिट में भी जी जिनपिंग ने, मीडिया कहती है, कहा है कि ताइवान कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, अनलाइक हिज यूजुअल सेल्फ वेयर ही विल स्पीक 30 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ थिंग, ने क्वेश्चन ये ब्रॉडली डक किया, ब्रॉडली अवॉइड किया, कुछ अभी तक इस पे खास बोला नहीं। ए दिस, एंड बी द सेकंड पार्ट, व्हेन चाइना स्ट्रेटजी इज रिस्क अवर्स, do you think that the world will call their bluff and say कि तुम अगर कभी भी नहीं लड़ते तो तुम लड़ सकते नहीं? Do they run that danger also? How do you see that playing out in their mind? जी, पहला ताइवान का। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज काइंड ऑफ इवेसिव अबाउट ताइवान। उनको ताइवान का प्रश्न मीडिया ने पूछा था, आई थिंक उनके एयरक्राफ्ट में। तो उन्होंने कहा कि ताइवान इज 49 माइल्स फ्रॉम चाइना एंड इट इज 4500 माइल्स फ्रॉम द यूएस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मतलब he's kind of saying कि भाई ताइवान is too far for us to handle, or too far from us for us to defend it। ये उन्होंने शब्द कहे हैं। देखिए, शब्द और एक्शंस में बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। You can say all kinds of things that you want to mislead your enemies and opponents। So I think we should not pay too much attention to श्री ट्रम्प के शब्द। वो तो हर दिन 50 चीजें बोलते हैं, 200 चीजें बोलते हैं। In the same day he contradicts himself। So I think we should not pay too much attention to Mr. Trump's words। उनका what we should pay attention to is their military posture। उनका बहुत ही robust military posture है in this region। जापान में 130 bases है, साउथ कोरिया में 100 bases है। ताइवान के ऊपर, ताइवान is a fully defended fortress, पूरा fortress island है, fully militarized island है। So अगर चाइना आक्रमण करता है ताइवान पे, इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर देम टू टेक ताइवान, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, अगर वो ताइवान को जीतते भी है, दे विल विन अ बर्न्ड आउट हॉलो शेल ऑफ एन आइलैंड। वहां पे उनको कुछ काम का नहीं मिलेगा, दैट इज अ गारंटी। अभी चाइना, इफ इट इज रिस्क अवर्स, इट इज रिस्क अवर्स, तो विल समबडी टेस्ट चाइना? दैट्स अ क्वेश्चन यू आस्क्ड, राइट? कोई चाइना को टेस्ट करेगा क्या? ये तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रश्न, माय काउंटर क्वेश्चन इज, who will want to test China? Does Bharat want to test China? क्या भारत में आज वो क्षमता है कि चाइना को, that we can call China's bluff? हम नहीं चाहते कि we want to, that we should have a war with China। हमें भी, we also have to focus on our economy। हम चाहते हैं कि हम 10,000 डॉलर जीडीपी पर कैपिटा देश हो जाए by 2035, 2040, whenever। हम चाहते हैं कि we should also become a major economy। और अगर हम, if we get involved in a war with China, वो economy could be dented, right? Those economic dreams or aspirations, they could be dented। तो हम भी नहीं चाहते कि कोई major military conflict में हम घुस जाए, especially with a nation like China, right? क्योंकि वो अगर war हुआ, and if it crosses certain red lines, then we have very dangerous weapons। हम नहीं चाहते कि उनका कभी उपयोग हो। So I don't think भारत चाइना को टेस्ट करना चाहेगा। क्या जापान, साउथ कोरिया उनको टेस्ट करना चाहेंगे? I don't think so। They are too small and they are controlled by the US। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नेशन चाइना को टेस्ट कर सकता है, if any nation can call China's bluff, it's the US। Nobody else wants to do it right now। वही शैडो बॉक्सिंग कर भी रहा है यूएस। वेनेजुएला में अगर ईरान पूरा जीत जाता, क्योंकि ईरान पे जब तक नेगोशिएशन होके सेटलमेंट नहीं होती, one doesn't know। US has not had a clean victory definitely, but whether it has had some victory, वो सेटलमेंट पे आएगा, कुछ क्लियर होगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या ईरान has completely changed the strategy of war। We will have to see जब final settlement comes। ईरान has done a commendable job, no doubt। बट ईरान में भी तो वो एक तरह से नूरा कुश्ती कर ही रहा चाइना के साथ। दोनों जगह इट हैज इन अ सेंस पुश्ड चाइना, प्रोवोक्ड चाइना, पिंच्ड चाइना, जो मर्जी आप वर्ड यूज कर लें, एंड चाइना डिड नॉट डू एनीथिंग ostensibly। Totally। So US ने डेफिनेटली, देखिए अभी चाइना बहुत ही calm, unruffled demeanor दिखा रहा है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ हुआ ही नहीं है। But definitely they are also under pressure। डेफिनेटली अंडर प्रेशर। वेनेजुएला का तेल चला गया उनके हाथ से, अभी हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया यूएस ने। इट अफेक्ट्स चाइना एज मच एज इट अफेक्ट्स इंडिया, राइट? अभी यूएस तो इंडेफिनिटली हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके बैठने वाला है।
right? Unless Iran decides to take out the American warships, which it possibly can, लेकिन ईरान भी नहीं चाहता होगा कि वापस युद्ध का आरंभ हो जाए, तो अभी ईरान भी बैठेगा, हॉर्मुज बंद रहेगा, and that applies pressure on China, क्योंकि चाइना का मेजर ऑयल सप्लाई आता है हॉर्मुज से, right? Because it's not just Iran, it's also Saudi Arabia, it's also UAE, it's also Kuwait, it's also Iraq, सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है. So it can take oil from Russia, but to what extent will Russia be able to supply whatever is cut off? So China bhi, it is definitely under pressure. वो दिखाएगा नहीं कि वो under pressure है, because they have to keep a face, but they are facing the pinch. They are definitely feeling the pinch इस समय. तो इस समय I don't see a hot war happening between US and China. US भी ये चाहता है कि without fighting a war we defeat China completely and we completely make them helpless. तो ये अभी गेम चल रहा है. It's a game of chess. आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा. And that's what's happening in the world right now. And it is smaller nations that are caught in this trap. कि ये दोनों बड़े nations ये सब कर रहे हैं. They are, trampling all over the world, and it's hurting the smaller nations. Bharat, we are not a small nation, लेकिन economically we are smaller than China. We are among the second layer of nations. Top 2 or 3 nations है US, China और Russia. Second level पे आते हैं India, France, Iran, etc. ऐसे nations. Do you think Russia is still in the top tier? In the top tier of the nations? I would put Russia in the top tier of nations because of its military capabilities. Economic capabilities की हम बात करेंगे तो Russia will not find a place among the top 2 or top 3, definitely. Russia का economy भारत से भी छोटा है actually, right? लेकिन military perspective से Russia is a superpower. Actual superpower है from only a military perspective. But cumulatively it is not superpower क्योंकि उनका economic strength नहीं है इतना. रशिया के पास क्या advantages है? उनके पास gigantic land area है, मतलब उनके पास जो भी resources उनको लगेंगे सब कुछ अपने ही territory में मिलते हैं, उनको कुछ भी import नहीं करना पड़ता है. Oil, gas, coal, iron, कुछ भी import नहीं करना पड़ता है. Fertilizer, everything is available in Russia. That's a great advantage for any nation to have. So economically they're not great, but militarily they are super powerful. They have more nuclear weapons than the US. Of course, वो कभी use नहीं करना चाहेंगे, but overall, that is the great strength of Russia. So I would put Russia in the top 3. Definitely US और China top 2 है. उनके बाद आता है Russia. उनके बाद आता है भारत, ईरान, France, etc. ये सब nations. Maybe Turkey probably नहीं आएगा इसमें. Turkey is on the level of Pakistan probably, but okay. अब मैं थोड़ा भारत पे आना चाहता हूँ क्योंकि जैसे हम पहले कह रहे थे, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि ये जो फाइट है चाइना यूएस की, व्हाट इज यूएसएस लॉन्ग टर्म विजन और प्लान ऑफ इंडिया इफ देयर इज वन, और यू फील देयर आर डिफरेंट वॉइसेस इन द यूएस एस्टैब्लिशमेंट हु हैव डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज इफ चाइना इज योर नंबर 1 एनिमी, कॉमन सेंस वुड बी दैट इंडिया शुड बी योर एलाय बिकॉज यू हैव टू डील विद नंबर 1 एनिमी. बट इंडिया के साथ भी उनका हर समय पुश एंड शव ही चल रहा होता है, कभी टैरिफ्स को लेके, कभी H1B वीजा को लेके, कभी जो पाकिस्तान को जिस तरह आजकल गोद में बिठाया हुआ है उसको लेके. सो व्हाट डू यू फील इज यूएसएस मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी विज़ इंडिया? देखिए, ग्रेट क्वेश्चन. भारत का यूएस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ऑफ कोर्स. तो अगर हम इतिहास देखेंगे तो 20th सेंचुरी में यूएस हमारा शत्रु था, क्लियरली, राइट? दे हेल्प पाकिस्तान इन एवरी वे. 1971 में उनको मालूम था कि पाकिस्तान जेनोसाइड कर रहा है, फिर भी दे सपोर्टेड पाकिस्तान. फिर 2000s से लेकर अगर आप देखेंगे तो यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होने लगा. यूएस के साथ भारत का न्यूक्लियर डील हुआ, 123 एग्रीमेंट, और यूएस इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर काइंड ऑफ पोजीशन किया, एंड दे सोल्ड अस मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सो ऑन. ओवरऑल बहुत सारे हग्स हुए एंड सो ऑन, तो ये सब हुआ. लेकिन एवरीथिंग चेंज्ड इन 2022. 2022 फरवरी में श्री पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया ऑन यूक्रेन. भारत को यूएस ने कहा उस समय कि यू नीड टू पार्टिसिपेट इन आवर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. भारत ने कहा हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट इन योर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल बाय रशियन ऑयल. We will not just buy a little bit of Russian oil, we'll make Russia our biggest supplier of oil. तो भारत बिल्कुल खड़ा हो गया against the US. तब से US का position towards India, attitude, approach, सब कुछ completely U-turn हुआ है. Today US का approach towards भारत very clear है, whether it is Republicans, Democrats, कोई भी, very clear approach. India must be contained. उनका अभी containment का policy है towards India, and you can see it happening 2022 onwards. 2022 में उन्होंने क्या किया? 2022 में उन्होंने पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया. उन्होंने इमरान खान को हटाया
और ये शहबाज शरीफ को उन्होंने बिठा दिया, और एसेंशियली दैट इज आर्मी रूल। शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम का है, इट्स आर्मी रूल। सो यूएस डिड अ रेजिम चेंज इन पाकिस्तान। 2012 से 2022 तक पाकिस्तान वाज इन चाइनाज आर्म्स, राइट? 2022 के बाद पाकिस्तान बिकेम वंस अगेन एन अमेरिकन वसाल स्टेट, अमेरिकन एसेट। तो ये 2022 की बात है। 2024 में यूएस ने बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, शेख हसीना को निकाल के। वहां पे भी अभी एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई है। अभी 2026 चल रहा है, यस 26 चल रहा है। नेपाल को देखिए, नेपाल में उन्होंने एक एंटरटेनर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। ये ज़ेलेंस्की वाली चाल है। So this is a new Zelensky that they have installed in Nepal. अभी इस बालेंद्र शाह का अप्रोच देखिए towards India, देखिए उनका अप्रोच कैसा है। It is vitiating the civilizational relationship of our peoples, Indian and Nepalese peoples, right? तो यूएस ने हर जगह ऐसे लोग बिठा के रखे हैं who are all anti-India, इंडिया को एनसर्कल करना चाहते हैं वो। अभी मणिपुर में सिचुएशन देखिए, मणिपुर में 2023 के बाद से देखिए क्या हॉरिबल सिचुएशन है। टेररिज्म, इंडियन टेरिटरी बीइंग एंक्रोच्ड बाय फॉरेनर्स एटसेट्रा। ये कहां से हो रहा है? ये बर्मा से हो रहा है। बर्मा में यूएस और चाइना के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ओके? और ये जो कुकी टेररिस्ट से ये सब दे आर अलाइन्ड विद द यूएस और भी उनके अलाइज है व्हिच सो एसेंशियली भारत को ये बहुत ही प्रेशराइज करना चाहते हैं, भारत को कंटेन करना चाहते हैं। और यूएस चाहता है, यूएस सोचता है कि भारत में थोड़ा पोटेंशियल है कि मे बी 2050 तक भारत कुड बिकम मेजर इकोनॉमी एंड कुड बिकम द नेक्स्ट चाइना पोटेंशियली। गारंटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो वो चाहते हैं कि भाई इसको हम होने ही नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि भाई एक नया चाइना खड़ा होके आ जाए। तो दे वांट टू राइट नाउ, अभी 2026 से लेकर ही वो चाहते हैं कि भाई भारत के ऊपर जितना प्रेशर डाल सको प्रेशर डालो, जितना भी उनका इकोनॉमी स्लो कर सको और सब कुछ जो भी स्लो कर सको करो, एंड कंटेन इंडिया। डोंट अलाउ इंडिया टू इमर्ज once again as a great nation, as a great civilization. तो ये उनका फुल स्केल प्रोजेक्ट चल रहा है इन मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स। कुछ सब नेशनल डिप्लोमेसी का एंगल होगा, कुछ कंटेनमेंट का थ्रू रेजिम चेंज एंगल होगा, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं। एंड दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू कैन से ऑप्शंस एंड एसेट्स मे बी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो उनका ये अप्रोच है। देखिए हम चाहते हैं कि यूएस के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, बट द यूएस डजंट सी इंडिया एज अ फ्रेंड एनीमोर, अनफॉर्चुनेटली। तो यू बिलीव कि अब यूएस का पूरा कंटेनमेंट जोन में डालना है इंडिया को, बिकॉज यू पोटेंशियली कैन बी बिगर पावर। बट इससे मुझे हिस्टोरिकली याद आता है, जैसे आपने भी बोला कि चाइना 80s के आगे यूएस ने प्रॉप अप किया, क्योंकि तब उनका नंबर 1 एनिमी वाज वेरी क्लियरली यूएसएसआर। सो यूएसएसआर वाज नंबर 1 एनिमी। उसके अंदर चाइना को फैक्ट्री भेजना, लेबर लॉज, उनके वहां पे प्रॉब्लम्स क्या थी, एनवायरमेंट की थी। तो जब आपका नंबर 2 कोई होता है तो जनरली जो नंबर 4, 3, 6 में से आप किसी को प्रॉप अप करते हो। चाइना को किया गया, बट यू डोंट फील दे विल प्ले दैट गेम कि हमें चाइना को कंटेन करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, मिलिटरीली इंडिया। उसके अंदर दैट डायरेक्शन इज नॉट व्हाट यू आर फीलिंग यूएस विल गो इनटू? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। यही इसीलिए भारत के साथ यूएस ने 20 साल तक काफी अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे, ओके? सो दे वर कल्टिवेटिंग इंडिया एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। उनका यही थिंकिंग था जो आप बोल रहे हो। लेकिन 2022 के बाद उन्होंने चेंज किया, बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू प्ले अलोंग विद देम। इंडिया रिफ्यूज टू प्ले बाय द रूल्स 2022 ऑनवर्ड्स। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि भारत इज बिहेविंग लाइक इट्स टू बिग फॉर इट्स बुट्स। अपने दे थिंक अपने आप को समझते क्या है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इंडिया। तो they would like to use Bharat as a counterbalance to China, but only if Bharat plays by their rules. तो भारत तो अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट बन रहा है। सो हाउ डेयर भारत बी इंडिपेंडेंट? सो इसलिए दे आर नाउ चेंजिंग, दे हैव नाउ चेंज्ड देयर अप्रोच। और दूसरी बात ये है, डू वी वांट टू बी यूज्ड एज समबडीज पॉन ऑन द चेस बोर्ड? नहीं, वी डोंट वांट टू बी यूज्ड, एंड दैट्स व्हाई मोदी जी ने भारत का इंडिपेंडेंट अप्रोच रखा है। बट दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कमिंग अंडर प्रेशर। तो ये प्रेशर में आना है, अगर हम आ रहे हैं, दैट्स अ प्रिविलेज। इट मींस दैट वी आर डूइंग समथिंग राइट। अगर यूएस हमारे बहुत अच्छा बिहेव करेगा, इट मींस विद दैट वी आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, और हम वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला अप्रोच ले रहे हैं, व्हिच इज नॉट द केस। सो इट्स गुड। एंड दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी में लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी बन जाता है कि रशिया का तेल लो या गैस लो या ना लो, बट उसके दोनों तरफ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक तरफ कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि यूएस इज क्लोजर टू यू, व्हिच इज अ डोमिनेंट पावर। दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, यू नो लॉन्गर हैव सॉवरेनिटी,
You are in a sense Yes. effectively a nation which is listening to them, and our path may be harder, but I believe this is the better path to take, where you rise slowly, maybe with obstacles, but you rise on your own merit. But इसके अंदर अभिजीत मैं जोड़ना चाहूंगा आपसे, तो क्या पाकिस्तान को उन्होंने 22 के बाद सोच लिया है कि इस रीजन में जो पिट्ठू चाहिए, पाकिस्तान बिकने को रेडी है? अभी एक लेटर भी रिलीज हुई कि जिस तरह कह रहे हैं वहां का उनका अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी कोई कह रहा है कि इमरान हैज टू गो, and then Imran Khan immediately within a few days, weeks, whatever, is in jail. Regime change happens. Deputy secretary, under secretary level व्यक्ति dictate कर सकता है, forget secretary of state, एक bureaucrat basically dictate कर पा रहा है पाकिस्तान में. तो do you think that they have realized कि we want a bought and sold dictator, much easier to deal with a dictator, not have hassles of democracy, not have hassles of political pressure, खरीदो, बेचो और आगे बढ़ो? Do you think that is the way forward now? देखिए यूएस के पास कुछ एनजीओज है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है कॉल्ड, वन ऑफ देम इज द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड सो ऑन, और वो कहते हैं कि वी वांट टू प्रोपेगेट डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड. लेकिन ये सिर्फ उनके शब्द है. अगर उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, दे ऑलवेज प्रेफर टू डील विद डिक्टेटर्स. डिक्टेटर्स आर इजी, यू कैन कंट्रोल द होल कंट्री थ्रू वन मैन. क्यों डेमोक्रेसी के साथ आपको डील करना है? डेमोक्रेसी इज मेसी, आपको बहुत सारे लोग के साथ डील करना पड़ेगा. सो द यूएस ऑलवेज प्रेफर्स टू डील विद डिक्टेटर्स. पहली बात तो ये. और दूसरा, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन यूजफुल टू द वेस्ट. पाकिस्तान को क्रिएट ही किया था टू एक्ट एज अ वेस्टर्न एसेट. एसेंशियली इनिशियली ब्रिटिश एसेट था वो, फिर ब्रिटेन का 1956 के बाद स्टेटस पूरा चला गया दुनिया में, सेकंड रेट थर्ड रेट वर्ल्ड पावर बन गया ब्रिटेन. उसके बाद से यूएस ने टेक ओवर किया विद सेंटो, सियाटो, वो सब उनके एग्रीमेंट्स थे 20th सेंचुरी के, राइट. उसके बाद 1979 दिसंबर 25 के बाद मुजाहिदीन का वो काम शुरू हुआ. सो यूएस हैज ऑलवेज यूज्ड पाकिस्तान एज अ वेरी यूजफुल वेपन अगेंस्ट इंडिया. यूएस has essentially, it's a fact, they have funded and financed Pakistani terrorism against India. No question about it, from the 1980s onwards. अगर आप पंजाब इंसर्जेंसी देखेंगे, पंजाब टेररिज्म देखेंगे, अगर आप कश्मीरी हिंदूज का एक्सोडस देखेंगे, until 2008, 26/11, they were very much like that. बाद में थोड़ी देर उनका बंद हुआ आफ्टर द ओसामा बिन लादेन इंसिडेंट, ओके. लेकिन अब वापस पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गुड बुक्स ऑफ द यूएस, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिन वो यूएस कह रहा था, जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि भाई ये तो उनका मामला है, यूएस इंडिया और पाकिस्तान का अंदर का मामला है, इट्स नथिंग टू डू विद अस. लेकिन तीसरे दिन अचानक ट्रम्प बीच में आते हैं, नहीं बंद करो, क्योंकि हमने किराना हिल्स को हिट किया और कुछ F-16 उड़ा दिए हमने, वहां पे यूएस पर्सनल होंगे ऑब्वियसली. तो तब आफ्टर दैट they came out openly in support of Pakistan. ट्रम्प कहते कि भाई 5, 6, 7, 12, 25 रफाल्स उड़ गए हैं and so on so forth. या अभी ईरान में कितने उनके एयरक्राफ्ट गए, अब बिल्कुल चुप है. 12 तो हमने देखे उधर ही, तो 12 से ज्यादा. सो एसेंशियली अभी यूएस ने ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ऑफ पाकिस्तान. असीम मुनीर को कितनी बार उन्होंने बुलाया व्हाइट हाउस में, ओके. So Pakistan is very much now enjoying the good graces of the US, not because Pakistan is a great country, but because it is a valuable attack dog of the US. It is a disposable asset, but it is not so disposable because उनका geographical location ऐसा है कि it's very useful to cut India off from Central Asia and Eurasia, and you can always keep on pressurizing India with terrorism and war and whatnot, or nuclear blackmail. जो essentially देखिए nuclear blackmail तो पूरा bluff उनका चला गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. हमने जो उड़ाना था सब उड़ा दिया, और उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक क्यों भी नहीं निकला उनके मुंह से. तो द न्यूक्लियर ब्लैकमेल ब्लफ इज गॉन. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मोर देन 1 ईयर हो गया है, और जो भी हमने डैमेज किया होगा पाकिस्तान में, डेफिनेटली किया, वो दिखता है सैटेलाइट इमेजेस में, उन्होंने सब रिपेयर कर दिया होगा. सो नाउ वी आर बैक ऑन फायर, अनफॉर्चुनेटली. या अभिजीत, बट दिस ओपन्स अ मल्टीपल लेयर ऑफ क्वेश्चंस. मैं 1-2 पूछना चाहूंगा उसमें से. पहला ये कि 2 दिन बाद एकदम से ये किराना हिल्स था या क्या रीजन था, यूएस ने फ्लिप मारा. क्या ये फ्लिप इसलिए मारा, दे डिड नॉट थिंक इंडिया इतना डीप, इतना स्ट्रांगली हिट कर पाएगा, या ये फ्लिप इसलिए था दैट दे हैड अ रीथिंक, क्योंकि पहले 2 दिन भी तो दिमाग में होगा इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, तो दे मस्ट, देयर डीप स्टेट और देयर मिलिट्री और व्हाटएवर यू कॉल इट, उन्होंने डिसाइड किया ही होगा किसकी साइड लेनी है. तो 2 दिन में फ्लिप क्यों आया? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट मोटिवेटेड देम टू चेंज? जी बिल्कुल, 2 दिन बिल्कुल दे वर वेरी काम, और तीसरे दिन बिल्कुल पैनिक हो गए, इन द कंप्लीट यू टर्न, कंप्लीट फ्लिप मारा उन्होंने. इसका
कारण क्या है, दैट्स व्हाट वी हैव टू एग्जामिन। क्या हो सकता है कारण, क्योंकि उन्होंने कभी कहा नहीं कि कारण क्या है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कारण क्या हो सकता है। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि हमने आधे घंटे में शायद 11 एयरबेसेस को हिट किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को, और उनके एयरबेसेस में F-16 होते हैं। जहां पर पाकिस्तान के पास F-16 होते हैं, जिस भी बेस में, वहां पर यूएस मिलिट्री पर्सनल हमेशा होते हैं। दे बेबी सिट द एयरक्राफ्ट 24/7, दे नेवर लेट द एयरक्राफ्ट आउट ऑफ देयर साइट। तो अगर पाकिस्तान का F-16 उड़ता है, इट फ्लाइज विद द अप्रूवल ऑफ द यूएस। अगर वो भारत के सामने कुछ एक्शन करता है, इट इज डन विद द अप्रूवल ऑफ द यूएस। तो अगर हमने F-16 को नष्ट किया है, तो वहां पे कुछ अमेरिकन पर्सनल भी नष्ट हुए होंगे, पहली बात यह है। और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस आधे घंटे में हमने हिट किए, न्यूक्लियर कमांड को भी हमने हिट किया एंड सो ऑन। दूसरा, किराना हिल्स। किराना हिल्स इज मोस्ट लाइकली अ न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोरेज साइट। हिल के अंदर उन्होंने टनल बनाया है, वहां पे उन्होंने वॉरहेड्स को स्टोर किया है, उसको हमने हिट किया। वहां पर भी यूएस पर्सनल हो सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? मैं ऐसा कहता, देखिए मेरा मानना ये है, मेरे पास इसके लिए कोई जीरो एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान में वो क्षमता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके अपने आप। So I believe you think it's an entire great bluff it's a bluff. It's 100% bluff. I strongly believe कि पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, these are American warheads on Pakistani soil and they are handled by American handlers. I don't think Pakistanis are even allowed to touch those warheads. These are American warheads placed in Pakistan to be aimed at India, just like you have American warheads in Turkey, you have American warheads in Netherlands and other parts of the world which are aimed at certain countries. तो पाकिस्तान में भी यही most likely situation है. I strongly believe these are American warheads. मुझे नहीं, I don't believe for 1 minute कि पाकिस्तान को क्षमता है. Going back to 1980s के तब से US ने एक टेक्नोलॉजी दी, क्रिएट किया. So then we are going a little into history. How do you elaborate that? 80s yeah, so देखिए, yeah, so the story is कि 1980s के शुरुआत में अब्दुल कादर खान ने सेंट्रीफ्यूजेस का ब्लूप्रिंट चुरा के लाया वो नेदरलैंड्स से, और नेदरलैंड्स ने चुराने दिया. ओके, उसके बाद कहूता या वहुता यहाँ वहां उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज शुरू किए, एंड थ्रू द हार्ड वर्क ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंजीनियर्स एंड ऑल, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए. ये हमें कहा जाता है. ओके, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स में वो क्षमता है कि वो अपने आप से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए. समटाइम्स समवेयर अलोंग दिस टाइम यूएस ने डिसाइड किया होगा कि भाई पाकिस्तान अगर ये कर रहा है, इफ दे आर ट्राइंग टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाई डोंट वी जस्ट गिव देम अ शॉर्टकट? चलो हमारे ले लो एंड यूज देम इफ नीडेड. तो आई थिंक मोस्ट लाइकली ये हुआ है. आई थिंक देखिए, भारत ने 1998 में टेस्ट किए थे. ओके, 5 टेस्ट किए थे इन 2 फेजेस. उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने 6 टेस्ट किए वेरी क्विकली. इतना आपके पास वो क्षमता है कि भाई इतना प्लानिंग के बाद भारत ने 5 टेस्ट किए और आपने बस कुछ ही दिन में 6 कर दे. आई थिंक इट वाज ऑल रेडीमेड, उनके पास अवेलेबल था. सो आई थिंक समटाइम इन द 1980s और 1990s मोस्ट लाइकली यूएस ने पाकिस्तान को कहा कि भाई आप जो भी कर रहे हो हमारे ही वेपन्स ले लो. दैट्स व्हाट आई बिलीव. मेरे पास इसके बारे में इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है. सो लेट मी एडमिट आई हैव नो प्रूफ, बट आई स्ट्रांगली आई हैव अ ब्रेन. Yeah. But इसमें फिर अभिजीत, the question goes into the role of Israel, क्योंकि Israel is very very apprehensive of a Muslim bomb, right? Muslim in bomb. वो टर्की को टारगेट कर चुका है, मतलब बोल चुका है टारगेट है. पाकिस्तान पे वो शैडो बॉक्सिंग इतना ही करते रहता है. गाजा के अंदर उसने कहा पाकिस्तान से नहीं आने चाहिए पीस फोर्स वाले. तो व्हाट डू यू थिंक, अब इजराइल का यूएस में क्या रोल है, क्या होल्ड है? तो ये थोड़ा सा अनियन की तरह लेयर अपॉन लेयर के हम पहुंचते हैं. So what is your view on Israel's position on this and the entire scenario? देखिए, इजराइल is a close strategic friend of India. ये तो हम जानते हैं. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स. अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को मिलता है यूएस से, नो मैटर हु इज इन पावर, ओबामा हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो. डेमोक्रेट्स डोंट लाइक इजराइल टू मच, लेकिन समहाउ दे स्टिल सपोर्ट इजराइल. ओके, ओबामा और नेतन्याहू का रिलेशनशिप बहुत बुरा था, बट यूएस स्टिल सपोर्टेड इजराइल एट द टाइम, राइट? सो पर्सनल रिलेशनशिप बुरा होगा, लेकिन नेशन टू नेशन सपोर्ट होता ही है. सो इजराइल गेट्स 100% अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम द यूएस नो मैटर व्हाट हैपेंस. बहुत सारे
Jewish origin politicians है US में who are in very prominent, very influential, very powerful positions in both parties in the US and in other aspects of American life and all, which is one reason possibly why Israel gets so much support. Now, तो Israel और US का relationship है बहुत ही गहरा. Now Pakistan is a very valuable asset of the US. तो प्रश्न ये उठता है कि भाई US Israel बहुत ही क्लोज पार्टनर्स है, पाकिस्तान बहुत वैल्यूएबल यूएस एसेट है, तो डजंट इट मीन दैट पाकिस्तान इज आल्सो अ वेरी वैल्यूएबल इजरायली एसेट? इट मींस दैट टू मी. इट मींस दैट टू मी. जब असीम मुनीर वॉशिंगटन डीसी गए थे, तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था टू ऑनर हिम, एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था. Allegedly there was some Israeli military presence there. Allegedly. Okay. So ये बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान. ऑफिशियली पाकिस्तान कहता है कि वी हेट इजराइल, वी डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल्स एग्जिस्टेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है. बट पाकिस्तान इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग इन गजा at the behest of Shri Trump ji, who is their great friend. But of course, by participating in peacekeeping missions in Gaza, you're helping Israel, aren't you? Right? So, कुछ ना कुछ relationship है. Maybe it is behind closed doors. Maybe it is under wraps. लेकिन कुछ ना कुछ relationship है. No question about that. Right? And that's why देखिए इजराइल कहता है कि ईरान cannot have nuclear weapons. And that's why we will go to war with Iran. तो आप यही लॉजिक पाकिस्तान पे अप्लाई क्यों नहीं करते जी? वहां पाकिस्तान इंडिया इन 80s did not support Israel. India fluffed it up. India did not go ahead and want to attack Pakistan. वो जो पूरा फिर वो वाला लॉजिक लाते हैं कि जो सपोर्ट हमें चाहिए था इतना दूर, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया देने. जी. So that is also a very good angle to bring in कि 1980s में, early 80s में इंडिया और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला था टू टेक आउट एंड डिस्ट्रॉय अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रोबेबली कहूता और जो भी होगा, राइट? एंड ऐसा कहा जाता है कि लास्ट मिनट पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको गो अहेड नहीं दिया. सो इजरायली F-16s अपेरेंटली गुजरात में आ भी गए थे, लेकिन फिर ये सब नहीं हुआ बिकॉज इंडिया डिड नॉट गिव द गो अहेड एट द लास्ट मिनट, ऐसा कहा जाता है. सो आई डोंट नो हाउ ट्रू और नॉट इट इज. लेट्स से इट इज ट्रू. Let's say इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्टर को हम नष्ट करें with the help of India. So maybe इजराइल का अप्रोच उस समय ऐसा था, but maybe it has changed today, right? Maybe it has changed today. I mean, things change. दुनिया बहुत बदलती है. वो तो 40 साल तो बहुत ही बदल जाती है. Talking 40 years back. जी. And then basically it's an interesting case scenario that if Pakistan is controlled by US, how come Israel is not having the benefits of that control? True. And as a intellectual thing, but I'm hearing it for the first time, I'll be honest. But makes you think, yes, कि अगर भैया A equals B, B equals C, does A equal C? It's the logic of strategy, isn't it? ये तो एक interesting point है. But then India एक pivot मार रहा है, क्योंकि आपने पाकिस्तान जहाँ पे UAE के पास जा रहा है, जहाँ पे UAE इंडिया आता है, जहाँ पे इंडिया इजराइल जाता है बिफोर ईरान. सो बहुत लोग इसको प्ले आउट कर रहे हैं कि इंडिया यूएई इजराइल का एक एक्सेस बन रहा है. तो कॉमन पैरेलल्स में ये चीज आ रही है. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या ये कोई सही में एक्सेस है? क्या ये एक्सेस बन सकता है? क्या इसमें यूएई का ओपेक छोड़ के जाना? तो व्हाट इज द चर्न डू यू सी इन दिस अरब वर्ल्ड एंड इज इट स्प्लिंटरिंग एंड कुड इंडिया हैव अ रोल देयर? अरब वर्ल्ड में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. ऑफ कोर्स, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. ओपेक में से यूएई चला गया. सोचिए, right? For so many years, decades, the UAE was a member of OPEC. OPEC is the organization of petroleum exporting countries. A cartel है जो they take the decisions together to benefit themselves. तो Arab world में क्या है कि there are some unseen rivalries between some nations. For example, Saudi Arabia और UAE के बीच में कुछ rivalry है, right? और Saudi Arabia is a major member of OPEC, which means it is very influential in the decision making in OPEC. तो maybe इसके कारण यूएई का जो द अमाउंट ऑफ ऑयल दे वर सेलिंग वाज मे बी लोअर देन व्हाट इट शुड हैव बीन और व्हाटएवर. तो मे बी दैट्स व्हाई यूएई हैज डिसाइडेड कि नाउ वी विल लीव ओपेक, ताकि लास्ट मिनट पे आफ्टर हॉर्मुज ओपन्स अप, मे बी इन 1 year 2 years, व्हेनेवर, देन वी कैन, एट दैट टाइम हमें लीव नहीं करना पड़े. वी कैन लीव नाउ इटसेल्फ.
and then we can take the full benefit of exporting as much oil as we want once Hormuz is open. क्योंकि देखिए यूएई में काफी सारा ऑयल है, दुबई में ऑयल बिल्कुल नहीं है, अबू धाबी में ऑयल है, अबू धाबी में एडनॉक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी which is a major producer, refiner, I mean producer and exporter of oil. तो यूएई जो सऊदी और यूएई के बीच में जो राइवलरी है, and it's also playing out in Yemen, it's also playing out in East Africa, by the way, this rivalry. तो आई थिंक इट्स कमिंग आउट इन द ओपन काइंड ऑफ, ओके। और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बना के रखा है कि अगर पाकिस्तान को किसी ने मारा तो सऊदी अरेबिया विल कम टू हेल्प पाकिस्तान, अगर सऊदी को किसी ने मारा तो पाकिस्तान विल कम टू हेल्प सऊदी। उसमें पॉसिबली न्यूक्लियर एंगल भी हो सकता है, पोटेंशियली, हाइपोथेटिकली, राइट। तो सऊदी अरेबिया के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है, फिर भी सऊदी अरेबिया हैज डन दिस विद पाकिस्तान, तो हम भी क्यों नहीं यूएई के साथ काम करें, राइट। तो और यूएई और इजराइल के बीच में भी काफी अच्छे रिलेशन से, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ओके। सो यूएई एंड इजराइल आर पार्टनर्स, इंडिया एंड इजराइल हैव वेरी गुड रिलेशंस, पाकिस्तान का जो भी एंगल होगा वो अलग अलग चीज है। सो इंडिया, यूएई एंड इजराइल आर नेचुरल पार्टनर्स, सो टू से, इन वेरियस जियोपॉलिटिकल मैटर्स। तो आई थिंक ये एक्सेस तो बन गया होगा अब तक, राइट। इट्स वेरी वेरी लाइकली। मोदी जी अभी 2 दिन पहले, कल ही परसों यूएई में थे, राइट। वो मिले थे 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन पहले वहाँ मिले थे जायद साहब से, राइट। सो आई थिंक इंडिया, यूएई और इजराइल का काफी अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है। तो इसमें फिर एक तरह से वर्ल्ड रीइमेजिन हो रहा है, क्योंकि जो एक हेजेमनी यूएस की आप टूटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्प्लिंटर्स होते हैं, सेपरेट सब ग्रुप्स बनते हैं, डू यू फील देन दैट द अर्लियर रोल ऑफ यूएस एज अ हेजेमॉन, वो वेदर यूएस लाइक्स इट और नॉट, वो नहीं है आज या आने वाले 2-3 साल में जो पहले था। और इससे मैं फिर थोड़ा 1-2 इकोनॉमिक क्वेश्चंस पे आऊंगा, क्योंकि एंड ऑफ द जियोपॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक। जी, मुझे नहीं लगता कि यूएस का हेजेमनिक रोल अभी ज्यादा कम हो रहा है, ओके। इट्स काइंड ऑफ, देखिए यूएस हैज फेस्ड अ वेरी बिग सेटबैक इन this war against Iran. They have been defeated essentially, right? लेकिन फिर भी ग्लोबली उनका जो पावर पोजीशन कैपेबिलिटीज है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। They still have the US dollar, which is still the world's reserve currency, major currency in the world. UAE is very much under US protection, ab jo bhi kaho, right? Israel is still very much a US partner, US ally, right? It's a very vital American ally in West Asia. दूसरे भी जो इराक को अगर आप देखेंगे तो it is controlled by the US. Kuwait is protected and controlled by the US. सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा मेजर पेट्रन यूनाइटेड स्टेट्स ही है। सऊदी अरेबिया का डिफेंस यूएस ही देखता है। सो इट्स नॉट लाइक यूएस का हेजेमनी कम हो रहा है। डेफिनेटली उनका प्रेस्टीज काफी कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डिफीट दे फेस्ड अगेंस्ट ईरान। लेकिन ओवरऑल उनकी जो क्षमता है, ताकत है, वो कम नहीं हुई है। दे स्टिल हैव 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड सो ऑन। लेकिन इस ईरान वॉर में जो हुआ, जो भी इवेंट्स हुए, उससे other nations can learn how to defeat the United States. For example, ईरान ने बहुत सिंपल टेक्निक यूज की to defeat the US. उनका क्या प्रिंसिपल था? Quantity has a quality of its own. उनके पास लाखों ड्रोन्स होंगे and tens of thousands of missiles. That is enough to defeat anybody in Israel and US combined. क्योंकि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स जो है वो 1-2 मिलियन डॉलर के एक मिसाइल है, और ईरान भेज रहा है $20,000 का ड्रोन, और missiles भी बहुत पुराने। So how do you, the economics doesn't work out. So if China wants to defeat the US and Taiwan, all they need is a few 100,000 drones and it is guaranteed to take Taiwan. So ये है। So अभी जो you think हम drones को overestimate कर रहे हैं? Why I say those? Because जब ईरान ने किया है, in a sense it was a new way of fighting, right? Everybody has a plan till you are punched in the face, right? तो वो न्यू वे किया, बट नाउ पीपल नो ड्रोन्स विल कम आउट इन मास. Drones are not that fast moving compared to missiles and all. So people will have cheaper intercepts now. Technology will catch up in the sense, because here it was used for the first time in this manner, it was spectacularly effective. But next time somebody does a 10,000 drone attack, you will have the defensive capability at a price comparison. Don't you think the world military will move in that sense? अगर ऐसा होता, then why is Ukraine still able to hit Moscow? कल ही यूक्रेन ने मॉस्को पे अटैक किया, 3 से 5 लोग मरे, उनमें से एक भारतीय नागरिक था। Drones are not easy to intercept. They are slow moving compared to missiles, but they are almost invisible to radar. They can fly very low. They can come in very large numbers. It's almost impossible to take them out, to take all of them out.
It's just a matter of numbers. देखिए, यूएस अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, बहुत ही रैपिडली इटरेटिवली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एंड नाउ इट्स ऑल ड्रोन्स, एंटी पर्सनल ड्रोन्स, एंटी टैंक ड्रोन्स, एंटी ड्रोन डिफेंस. तो अगर ड्रोन आता है टैंक के ऊपर, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो टैंक क्या कर रहा है? इट इज नॉट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द ड्रोन. वो कुछ नेटिंग वेटिंग यूज करता है so that the drone will explode, but it will not destroy the tank. So the best defense against drones is some kind of makeshift arrangement, but you can't take all the drones out. ये आज situation है. It's very difficult to take out drones. सिंदूर में क्या हुआ? सिंदूर में क्या हुआ कि भारत actually it took out all the Pakistani drones, right? भारत ने क्या किया कि we used ancient guns, 1940s वाले guns use किए, but we controlled them using radar and AI, and that was able to essentially take out all the drones. So maybe Bharat say they could learn, but will it be effective against Shahed type drones? वो सब देखना पड़ेगा. So the question you asked is very interesting actually. कि अगर drones आज use हो रहा है, so maybe the technology will catch up with drones and maybe be able to neutralize them. So that we will have to wait and see. Abhi is samay we are not there, but we'll have to wait and see. It's possible. Because we get two examples of history अगर हम बात करें, where a very inferior power defeated a superior power, Afghanistan and Vietnam, right? वहाँ पे अलग चीज थी, but that did not mean Vietnam and Afghanistan that was a geographical advantage. Same way Iran in a different way has a geographical advantage, right? But that does not mean it's a replaceable model or replicable model for other nations. What was Vietnam was peculiarly Vietnam. What was Afghani was peculiarly Afghani. What is Iran? Strait of Hormuz छोड़ दिया जाए तो यूएस अपनी विक्ट्री करके मानता मैं निकल गया हूँ, ठीक है? वो स्ट्रेट ऑफ हरमोज से they got the world by whatever the parts and you could not do. So don't you think Iran's victory or survival is peculiar to Iran and will not really change the warfare for other nations? So the thing is this, ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स यूज किए हैं, लेकिन ईरान has not relied only on drones. The major damage they have done to everybody is using ballistic missiles, and not just standard ballistic missiles with cluster munitions, ballistic missiles that are maneuverable, last minute पे maneuver करते हैं. So they have made huge advances and huge progress in ballistic missile technology. उनके पास ऐसे प्रकार के ballistic missiles हैं which have not been seen in warfare thus far. Right? So drones are a secondary line of offense. Major line of offense is ballistic missiles. अभी ballistic missiles को अगर आपको defend करना है, that is a whole different bag of tricks, or that is very difficult. Okay? So Iran ने क्या किया है कि they have got maybe tens of thousands of ballistic missiles, at least 10,000 तो होंगे minimum, और उन्होंने एक छोटा percentage use किया अब तक. And they have possibly more than 1 lakh drones. So it is this two-pronged offense that they have that has been the game changer. So any nation can replicate that. अगर भारत ने अगर let's say 1 million drones बनाए and 1 lakh ballistic missiles बनाए, nobody can dare to take on Bharat. Even the US can't do it, guarantee, right? Unless you can shoot down ballistic missiles reliably, which is like shooting a bullet with a bullet essentially. It's very hard. So I don't think it's a new way that if you attack bases in other countries, you don't have to go US now. Iran ने ये भी एक novelty करी है. If I don't need to hit US, क्योंकि अभी तक हम सुनते थे ना ब्लास्टिंग में से कहाँ तक पहुंचेगी, क्या रेंज है, आपको रेंज चाहिए ही नहीं है. You have to do a Japan, Pearl Harbor sort of thing at a bigger scale. So essentially, ballistic missiles are now a very viable replacement for fighter planes. अगर आपके पास fighter planes कम है, so you don't have to put your pilots at risk. Ballistic missile भेजो. अगर ballistic missile में MIRV capability है, multiple warheads, it is even better. It's almost impossible to take it down. उसमें अगर cluster munitions है, then it's guaranteed impossible to intercept everything. So ballistic missiles are a great replacement for aircraft, not a complete one-to-one replacement for aircraft. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई अपना Air Force बंद कर दो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ. It's a great thing to have. It's a very powerful weapon to have. तो भारत के पास देखिए, अगर भारत की हम बात करेंगे, we have ballistic missiles, we have cruise missiles. Once we have drones in sufficient numbers, well, we're good. We were already very good in Operation Sindoor, considering they had China and Turkey both. So it was a remarkable, we don't discuss it enough, world didn't appreciate it enough, I don't know. But it was a remarkable victory, don't you think? The way we of course it was. Sindoor was a brilliant military operation. The culmination was the last half an hour, 1 hour, in which we hit 11 Pakistani bases at the same time, and we have the damage which is there on video. ऐसा नहीं कि we are making stories out of nothing. It was a brilliant military operation.
दूसरी बात है कि हमारा जो मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, दैट वर्क ब्रिलियंटली। पाकिस्तान ने कहां स्ट्राइक करने की का प्रयास नहीं किया। लेह से लेकर कच्छ तक उन्होंने अटैक्स किए, दे ट्राइड टू अटैक वेरियस इंडियन सिटीज। सब कुछ हमने नष्ट कर दिया। एवरी ड्रोन, एवरी मिसाइल वाज टेकन आउट बाय इंडियन एयर डिफेंसेस, whether it is Akash air system, whether it is the Barak system, whether it is S-400, whether it is the anti-drone guns. Everything worked in an integrated manner and we destroyed all of their offensive weapons. उन्होंने एक ballistic missile भी launch किया था on Delhi. It was coming towards Delhi. It was intercepted over Sirsa in Haryana, right? So overall, brilliant operation. Obviously, the world will not appreciate that. They don't like to see India rise, but we know what we've done. No question about that. Last part, Abhijit, I would like to come on economy because end में war किसके लिए है, resources किसके लिए है, तेल किसके लिए है। तो economy में मैं brief question लेना चाहूँगा कि US में एक अब world में topic चल रहा है de-dollarization। कुछ लोग कहते हैं de-dollarization की तरफ world जा रहा है। ये जो अलग-अलग alliances बन रहे हैं, अलग-अलग settlements होंगी पेमेंट की। दूसरी तरफ वर्ल्ड जा रहा है, जैसे इंडिया में ही कर लो, 96.5 यानी 97 कहां तक रुपया गिर गया है, which इंडिया का केस है, क्यूरियस है, इट्स नॉट ओनली फॉलिंग अगेंस्ट डॉलर बट अदर करेंसीज आल्सो, बट जस्ट अ लार्जर पॉइंट कि क्या दूसरी तरफ डॉलर और स्ट्रांग हो रहा है। सो व्हिच साइड ऑफ द डिबेट इज योर एनालिसिस टेकिंग यू, that is it going towards de-dollarization or it is nothing is going to change and because they have the muscle it is going to be the default currency of the world for some time to come? So how do I see this? I don't see this in a binary fashion. De-dollarization के लिए प्रयास हो रहे हैं। Russia, China, Iran, North Korea, etc., Belarus, these nations, they want to replace the US dollar with something else, maybe Chinese yuan temporarily, right? वो definitely try कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। China ने already एक system बना के रखा है which is an alternative to SWIFT, right? So the Chinese are doing their best along with the Russians, Iranians and so on and so forth. वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन US भी नहीं चाहता कि भाई ऐसा ही they should win. So US is doing its best to ensure that the US dollar remains the reserve currency. And how do you make this happen? Obviously it's the petrodollar. अभी भी थोड़ा बहुत तो petrodollar ही है। तो अगर हॉर्मुज को यूएस ने बंद नहीं किया होता तो ईरान would have charged a toll for every tanker that passed through the Strait of Hormuz, and they would have charged the money in Chinese yuan. So that would have been a challenge to the hegemony of the US dollar. तो यूएस ने क्या किया? Nothing doing. ये नहीं चलेगा, हम पूरा Strait of Hormuz ही बंद कर देंगे. And so that's why they have succeeded. So US dollar, if it is the world's reserve currency, it is so because of the US military might. और military might अभी भी है यूएस के पास. So the US is not going to just sit back and let things happen. They will take every action possible to maintain the hegemony of the US dollar. तो मुझे नहीं लगता कि US dollar anytime soon weak हो जाएगा and it will be de-dollarization all over the world. I don't see that happening soon. Maybe it will happen in 10-20 years, definitely. I don't see it happening in the next 2 to 5 years, right? You think that's an overstated case? Overstated case बन गया कि Maybe I could be wrong, but that's how I see it happening. दूसरी बात, आपने इंडियन रुपी की बात की। अभी रुपी और डॉलर का 96 के आसपास अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है, गिर गया, नीचे जा चुका है। सो भारतीय रुपी काफी वीक हो रहा है धीरे धीरे। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर आपका करेंसी वीक है तो यू टू आस्क योरसेल्फ व्हाई इज इट वीक। भारत के पास ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया को चाहिए? ईरान के पास तेल है जो पूरे विश्व को चाहिए। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। 95% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना। चाइना के पास एनीवे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड द वर्ल्ड नीड्स टू इंपोर्ट थिंग्स फ्रॉम चाइना। सो दैट्स व्हाई द चाइनीज हैव थिंग्स दैट द वर्ल्ड कांट डू विदाउट। उसके बिना दुनिया चलेगी नहीं। So that's why the Chinese currency is valuable. भारत के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना दुनिया नहीं चलेगी? Essentially कुछ नहीं है। हमारा मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट्स बीन ओके, डिसेंट, बट इट्स नॉट बीन द सक्सेस वी वांटेड इट टू बिकम। भारत क्या एक्सपोर्ट करता है यूएस को जिसके बिना यूएस का काम नहीं चलेगा? हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। अभी एआई आ गया भाई, दे विल रिप्लेस ऑल इंडियन वर्कर्स विद एआई वेरी सून। इन द नेक्स्ट 2 to 5 years हो जाएगा ये। वी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स टू द यूएस। अरे भाई, कोई भी एक्सपोर्ट कर देगा टेक्सटाइल्स को। वी एक्सपोर्ट जेनेरिक ड्रग्स टू द यूएस। 30 to 40% of US imports of generic drugs come from India. But it's not like India is the only nation that can produce generic drugs. Others can do it. अगर हमने बंद कर दिया 2-3 महीने में किसी और से वो खरीदना शुरू कर देगी यूएस, राइट? जेनेरिक ड्रग्स। सो भारत के पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं
जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती. And that is huge gap. It's a huge lacuna for India, and that's the problem. So this is something the government of India has to introspect about. कि भाई आप इतने साल से power में हो, आपने what have you done about this, right? We would have liked to see something more. And दूसरी बात ये है कि भारत इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. हमें दूसरे देशों से एनर्जी लेनी पड़ती है, तेल लेना पड़ता है, व्हिच इज व्हाई वी हैव टू यूज यूएस डॉलर, एंड दैट्स व्हाई द इंडियन करेंसी इज वंस अगेन नॉट रिलेवेंट हियर, राइट? तीसरी बात ये है कि अभी एआई जैसे बढ़ रहा है, okay, the AI is becoming more and more valuable, and more people are using AI, all corporations are using AI. So Bharat is purchasing AI services subscriptions on an increasing level, and we are bleeding US dollars once again because of this. So overall, Bharat is not self-sufficient in anything major. Bharat is not a major producer of anything that the world can't do without, and that's why I see the Indian currency is not very relevant or valuable, unfortunately. So ये situation तो persist होगा for some time until we become a nation of more substance. Abhijit, I wasn't planning to go into AI, but as I said, you are a renaissance man and you cover so many subjects. तो मैं AI पे भी एक opportunity लूंगा एक question में जाने की. Do you think IT sector where India won big, at least in back end, and created a middle class effectively from 90s onwards, we have screwed up massively in AI sector, and that has become a big challenge to our, forget the government, to a private person, to private wealth generation, to private enterprise. IT sector भी सरकार ने कुछ नहीं किया था, कंपनीज ही आई थी. बट क्या हम AI में we have done a massive damage, or you think it's a salvageable position, or you think there is no damage? Whatever is your analysis on that. AI जो रेस चल रहा है इस समय विश्व में, उसमें दो मेजर प्लेयर्स है. एक यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरा चाइना है. यूएस के पास 3-4 कंपनीज है, बहुत ही पावरफुल कंपनीज है. एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, परप्लेक्सिटी भी है, जिसको एक भारतीय फाउंडर ने को फाउंड किया है. सो मेनली इट इज ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक एंड ऑल्सो गूगल जेमिनाई, राइट? ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं यूएस में. चाइना के पास डीप सीक है, चाइना के पास कीमी है, चाइना के पास क्वेन है, बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं. दीज ओपन सोर्स मॉडल्स आर ऑलमोस्ट एज गुड एज द मेजर यूएस मॉडल्स. सो चाइना और यूएस बड़े राइवल्स हैं. भारत में कौन सा एआई बन रहा है? भारत ने एक सर्वम एआई बनाया है, व्हिच इज आई हियर वेरी गुड एक्चुअली, ओके. लेकिन भारत के पास क्या प्रॉब्लम है कि वी हैव टू इंपोर्ट जीपीयूज फ्रॉम आइदर चाइना और ताइवान और द यूएस. हम जीपीयूज बनाते नहीं है. अगर हम जीपीयूज बनाते नहीं है तो हम कैसे, हाउ विल वी हैव द कंप्यूट दैट इज नीडेड, द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी नीडेड टू ट्रेन world class frontier models, sovereign AI models at scale? We can't do it. I mean, we can do it as long as the Americans allow us to buy GPUs. लेकिन अगर हम एक participant बन जाएंगे इस रेस में, अगर हमारे भी मॉडल आने लगेंगे, they will clamp down on us. तो we are nowhere near being a player in AI. अभी इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? आपने आईटी सेक्टर की बात की. देखिए, भारत का आईटी सेक्टर क्या है एसेंशियली? भारत का आईटी सेक्टर करता क्या है? भारत का आईटी सेक्टर ये करता है कि भाई वी वर्क फॉर फॉरेन क्लाइंट्स, अमेरिकन क्लाइंट्स. बड़े बड़े कंपनीज है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये है वो है, उनका जो सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करना है, नए नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स बनाने हैं, वो सब हम करते हैं. सो वी वर्क फॉर क्लाइंट्स, वी डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर देम. और इसमें किस प्रकार से पैसा बनता है? लेट्स से भारतीय कंपनी है कोई भी, लेट्स से इन्फोसिस है, ओके. तो इन्फोसिस के पास लेट्स से 1 लाख इंजीनियर्स है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नंबर दे रहा हूँ, पता नहीं कुछ क्या एक्चुअल नंबर होगा. लेट्स से 1 लाख इंजीनियर्स है और ये सब काम कर रहे हैं फॉर वेरियस अमेरिकन कंपनीज. एंड लेट्स से इन्फोसिस इज चार्जिंग $100 per hour, ओके, टू द अमेरिकन कंपनीज फॉर द वर्क डन बाय द इंडियंस. अभी वो इंडियंस को पे करेंगे एक फिक्स्ड सैलरी, ओके, व्हिच मे बी लाइक $5-10 an hour के का इक्विवेलेंट होगा, मे बी लेट्स से $10 an hour. सो जो बाकी का $90 जो प्रॉफिट बनता है वो इन्फोसिस खा लेती है. तो दिस इज कॉल्ड लेबर आर्बिट्राज, और कुछ नहीं है. आप कुछ बना नहीं रहे हो भारत के लिए, आप सिर्फ पैसा थोड़ा बहुत भारत के मिडिल क्लास को दे रहे हो और बाकी आप सब खा रहे हो. Essentially, that's the model. So these Indian companies have produced no new products for India or for the world. कुछ भी नहीं बनाया है. वो सिर्फ पैसा बनाने का उनको एक धंधा इंजन मिल गया है, which they've used, and now that model is going obsolete. 5 साल के अंदर most of these companies will become worthless. I fear, I hope I am completely wrong. But AI is such that it is now going to eat up all these jobs. अभी AI की क्या क्षमता है? The क्षमता of a high quality AI model like
Claude Opus or whatever it is like a junior engineer at least. So अगर आप एक senior engineer हो, आप एक designer हो, and you know how to handle a team of engineers, you can essentially have all the work done by various instances of Claude Opus or whatever. And you will obviously need some personnel for that, but you can have that done in the US, not from India. So eventually क्या होने वाला है कि a lot of the jobs in India will become redundant, unfortunately. ऐसा मुझे दिख रहा है in the next 3 to 5 years. अभी तक ऐसा hit नहीं हुआ है भारत में. But definitely you can see the stock and everything going down slowly. It's not that high and so on. So AI is going to essentially in a few years make the Indian IT sector more or less obsolete because they have never bothered to innovate. Innovation है ही नहीं भारत में. Infosys का famous case है where that CEO wanted them to go into AI and they didn't, and then he left and he went out. क्या नाम था, नाम कहाँ से निकल गया मेरे. So when we have not put into R&D, we have not put money into research, those are big challenges, but we will discuss those challenges another day. Today we were discussing geopolitics. Thank you for your time and covering such a vast variety and range of subjects. Thank you so much, Abhijit. Thank you so much for having me. Thank you.